हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे 164A, 165, 166, 166A, 166B। इससे पहले मैंने प्रोविजन सारे सेक्शंस कवर कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट CRPC में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 164A के आगे आप लिख लीजिए 53A और लिख लीजिए 2005। ठीक है, दोनों चीज़ें लिख लीजिए 1-2 करके। 53A क्यों लिखवा रही हूँ? क्योंकि 53A में जो रेप का एक्यूज्ड है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन है और 2005 में ये 164A इनकॉर्पोरेट हुआ है, इसलिए मैंने 2005 लिखवाया। ठीक है, आप ऐसे मार्क करते चलें। अगर किसी सेक्शन को रिलेट करना है आप उस डायरेक्ट में ही लिखें, सबसे बढ़िया चीज़ होती है ये। कोई अलग से इस चीज़ के लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट में ही लिखें ताकि आप जब भी डायरेक्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि ये किससे रिलेट कर रहा है और आपको कैसे करना है। यानी कि आपको दोनों सेक्शन भी कवर होंगे और अगर प्रीलिम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एक भूल भी जाते हो तो आपको कोरिलेट के मीडियम से आपको पता चल जाएगा, याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप 164A। सब सेक्शन 1 क्या कहता है देखिए। ये इस तरह से आप नोट्स भी बना सकते हैं, ये ब्रांचेस फॉर्म में बोलते हैं इन्हें। और ये काफ़ी, क्योंकि माइंड मैप हम ज़्यादा बना नहीं सकते, लॉ में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होती है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये लॉ के माइंड मैप मान लीजिए, इनसे आपको आसानी रहती है, बजाय आप डायरेक्ट बार बार रिवाइज करें। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं आप। तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप पढ़ रहे हैं। सब सेक्शन 1 में देखिए क्या कह रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, व्हेन, कब, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। देखिए वैसे प्रोसीजर ये होता है कि सपोज लेडी गई है FIR लिखवाने रिगार्डिंग रेप या अटेम्प्ट टू कमिट रेप, तो FIR लॉज हो गई। उसके बाद पुलिस ऑफिसर जो है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए खुद ही भेज देता है, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली स्टेज पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर मेंशन नहीं की गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेडी जो है लेट आती है या स्टिग्मा हो जाता है, सोशल स्टिग्मा की बात हो जाती है या कोई भी और रीज़न, वो मान लो लेट आई, और तो इसीलिए यहाँ प्रॉपर बताया नहीं गया है कि इनिशियल स्टेज में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई सी भी स्टेज पे आप करवा सकते हो, लेकिन प्रोसीजरल बढ़िया ये होता है कि आप जल्द से जल्द मेडिकल एग्जामिनेशन अगर जो विक्टिम रेप का करवाएंगे तो वो ठीक रहता है, क्योंकि उससे एविडेंस जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, टेम्पर नहीं होते हैं, या आप कह लीजिए कि सबूत जो चीज़ है जिस पे आप FIR लॉज करवा रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बना देता है उस केस को। ठीक है, तो व्हेन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन व्हाट, क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, होगा रेप विक्टिम का। 2 तरह के ऑफेंस कवर किए हैं, रेप भी और अटेम्प्ट टू कमिट रेप भी। आपने बेरेक में देखा, सेकेंड लाइन में लिखा है व्हेन एन ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप और अटेम्प्ट टू कमिट रेप, यानी कि दोनों ऑफेंस आए हैं। पावर किसके पास दी गई है? मेडिकल एक्सपर्ट या रजिस्टर्ड। देखो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना ज़रूरी होगा वहाँ पे वो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी लोकल अथॉरिटी में भी हो सकता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, मेडिकल एक्सपर्ट तो है ही। और 5th पॉइंट इसमें है कि वुमेन की कंसेंट होनी वहाँ पे ज़रूरी है, या वो जिस पर्सन के साथ आई है कोई कॉम्पिटेंट पर्सन है उसके बिहाफ पे भी कंसेंट दे सकता है। मान लो छोटी बच्ची है तो वो कंसेंट नहीं दे सकती, वहाँ उसके पेरेंट्स या कोई और उसके साथ जो है, जो भी उसका गार्जियन है या उसके बिहाफ पे कंसेंट दे सकता है। कंसेंट होनी ज़रूरी है। देखो इस तरह से मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, ये आप करके देखिएगा, आपको हेल्पफुल होगा। इस तरह से जब आप करते हैं ना, तो मान लो बेरेक्ट प्रोवाइड किया है मेंस में और आपको मेंस का क्वेश्चन लिखना है और आपको नहीं याद आ रहा है, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इस तरह से अगर आंसर लिख सकते हैं, नॉट पॉइंट वाइज, लेकिन कि हाँ इस दौरान या कब, ऐसे नहीं लिखना व्हेन व्हाट वगैरह। तो डायरेक्टली इनको लाइनों में बना के अगर आप लिख देते हैं और पॉइंट्स वाइज वैसे लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। बेरेक्ट को अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो बेरेक्ट को यूं का यूं कभी भी मत छापिएगा, बिल्कुल नंबर नहीं मिलते।
ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी लगता है अरे बेरेक्ट ही, क्योंकि बेरेक्ट कई स्टेट्स में प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप बेरेक्ट यूँ ही लिख दोगे तो एग्जामिनर पागल थोड़ी ना, उसे भी पता है भाई बेरेक्ट प्रोवाइड किए गए थे और इसने यूँ का यूँ लिख दिया। नहीं, आप ऐसे कभी मत लिखिएगा। तो अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने का प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही ये चीज़ आपको आएगी और आप इन चीज़ों को जल्दी अपने अंदर इनहेरेंट कर पाएंगे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आप झटपट लिख सकते हैं। प्रैक्टिस से ही ये चीज़ आएगी, ध्यान रखिएगा। कहीं किसी के नोट्स पढ़ के, इवन मेरे नोट्स पढ़ के भी आपको नहीं समझ में आएगा कि जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखते। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर इस तरह से मैंने अपने नोट्स लिए हुए हैं तो आप उनको डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में भी साथ साथ नोट कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प करेगी। मेंस का क्लियर करने का केवल एक जो सॉल्यूशन होता है वो यही होता है, आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन जितने आप लिख के देखेंगे आपका हाथ जमता चला जाएगा, आपके आगे से जितने क्वेश्चंस निकलेंगे उससे क्या होगा कि आप पेपर में ना तो हड़बड़ाएंगे, टाइम लिमिट के अंदर आप कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है। तो ये कभी मत सोचेगा उनके नोट्स पढ़ के, इसके नोट्स पढ़ के और नहीं क्लियर होता है ऐसे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया सेक्शन के बीच में। तो चलिए, फर्स्ट हमारा सब सेक्शन ये कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट में मेन प्रोविज़न बताया है कि किस तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सेकंड में देखिए क्या होता है, रिपोर्ट के बारे में बताया है कि मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है वो उसके रिपोर्ट में लिखा क्या होगा। अब जो है बिना देरी किए जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी और उसमें क्या क्या लिखा होगा 6 पॉइंट्स में मेंशन है बेरेक्ट में। वुमेन का नेम और एड्रेस, या जो पर्सन उसके साथ आया है उसका भी नेम और एड्रेस, वुमेन की एज, डीएनए सैंपल, कोई इंजुरी अगर शरीर पे है तो वो, उसकी मेंटल कंडीशन उस टाइम क्या है वो, या फिर कोई भी अलग पर्टिकुलर आपको इन चीज़ों से लगता है तो आप रीजनेबल वहाँ पे बता देंगे, डिटेल दे देंगे। ठीक है। थर्ड सबसेक्शन में है रीज़न, यानी कि आपने रिपोर्ट में जो भी कंक्लूड किया है, रिपोर्ट में जो भी आपने लिखा है उस कंक्लूजन का रीज़न देना ज़रूरी होगा। कि मान लो मेंटल कंडीशन के बारे में लिख दिया तो आपको वहाँ रीज़न देना पड़ेगा कि आपको क्यों ऐसा लगा कि मेंटल कंडीशन ठीक थी या नहीं थी। ठीक है, थर्ड सबसेक्शन हो गया। उसके बाद देखो फोर्थ क्या कह रही है, रिपोर्ट में ये भी लिखा होना ज़रूरी है कि भैया हमने कंसेंट ले ली है। Report shall specifically record that the consent of the woman or of the person competent, जो person competent है दूसरा, या woman की, तो दोनों में से किसी की कंसेंट ले ली गई है। ओके, रिपोर्ट में ये मेंशन होगा। फिफ्थ में बात करता है एग्जैक्ट टाइम की, यानी कि आपने जब एग्जामिन किया तो कब स्टार्ट किया और कब ख़त्म किया, दोनों चीज़ें भी मेंशन होंगी, टाइम मतलब मेंशन होगा। और सिक्स्थ में देखो क्या कह रहा है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट तैयार कर देता है, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगा कि देखिए मैंने रिपोर्ट तैयार कर दी है और आप ये लीजिए। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा, ये आगे आएगा, लेकिन चूंकि ये सेक्शन रिपोर्ट से रिलेटेड है इसलिए इसमें मेंशन कर दिया गया है, नहीं तो ये जो फॉरवर्ड करेगा 173 के 5 ऑफ ए में करेगा। डॉक्यूमेंट जब सबमिट होंगे मजिस्ट्रेट को, उसमें ये फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो 6th पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद देखिए 7 क्या कह रहा है कि कंसेंट अगर नहीं ली गई है तो लॉफुल नहीं होता, इसलिए कंसेंट लेना मस्ट है वुमेन की या उसके साथ जो आया है उसकी। और एक्सप्लेनेशन कहती है सेक्शन 53 के जो सेक्शन है उसमें एग्जामिनेशन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो मतलब है वो भी यही होगा। यहाँ पे जो मेंशन है वही होगा जो 53 में है। 53 में आप पढ़ के आए हो, एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करवाना बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पीओ। ओके, 64 हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। 164 कंप्लीट हो गया, सिंपल है। उसमें मेरे हिसाब से 1-2 बातें ही हैं कंसेंट के रिगार्डिंग, और कि जो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किस में करेगा, तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे है 165। देखो इस चैप्टर के सभी सेक्शन मैंने आपको पहले बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सेक्शन, एक एक सब सेक्शन आपको इस चैप्टर का तो पता होना चाहिए।
जब भी इस चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी और इन्वेस्टिगेशन में जब सर्च होगा तो 165 ही मेंशन होगा, क्योंकि आप पहले सेक्शन 100 में भी पढ़ के आए हैं कि वहाँ पे भी जनरल सर्च और इंस्पेक्शन होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इस चैप्टर में जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसका होगा 165 में, और 165 में वही रूल फॉलो होंगे जो 100 में करके आए हैं। ओके, सो नेक्स्ट है 165 में देखिए, ऑफिसर और या फिर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हाँ इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ सर्च ज़रूरी है। सर्च किसी भी चीज़ का हो सकता है, पर्सन का भी, डॉक्यूमेंट का भी। तो उसे लग रहा है फर्स्ट सबसेक्शन में कि हाँ इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ सर्च करना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो ये जो है 165 का सबसेक्शन 1 ये पावर दे रहा है, ठीक है, टू सर्च, टू मेक सर्च ऑफ फॉर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि किसी भी प्लेस में हो सकता है, ये चलो आगे आएगा, कि जो उस पुलिस स्टेशन की लिमिट्स हैं, यानी कि जहाँ तक उस पुलिस स्टेशन को पावर मिली है कि आप यहाँ पे ऑथराइज्ड हो, वहाँ पे वो सर्च करवा सकते हैं। आगे आगे सेक्शन में है कि बाहर वगैरह का, वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी इस सेक्शन में आपको ये पावर दे रहा है कि अपने जहाँ तक आपके पुलिस स्टेशन की लिमिट है वहाँ पे जाके, जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे जाके आप सर्च करवा सकते हैं। फर्स्ट दे रहा है। सेकंड कहता है कि पुलिस ऑफिसर फिर चला जाएगा, प्रोसीड करेगा सेकंड में। फर्स्ट में पावर दे दी, सेकंड में आप जाइए, इन पर्सन आप जाइए और प्रोसीड कीजिए, ठीक है। थर्ड में कह रहा है मान लो वो अनेबल है, कोई और भी काम हैंडल कर रहा है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को भेज देगा। थर्ड में इफ ही इज अनेबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन एंड देयर इज नो अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक द सर्च, तो अपने से रिकॉर्ड करके रीजन और किसी सबऑर्डिनेट को भी भेज सकता है। थर्ड ये पावर दे रहा है। फोर्थ में कहता है जो सेक्शन 100 में जनरल प्रोविजन थे रिगार्डिंग सर्च वही यहाँ पे अप्लाई होंगे, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। फिफ्थ में कहता है कि जो आपने सर्च किया, ठीक है, या फिर आपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ऑर्डर दिया सर्च करने के लिए, उसकी कॉपी आप फॉरवर्ड करेंगे मैजिस्ट्रेट को, जो कॉग्निजेंस लेने के लिए है, एम्पावर्ड है उस ऑफेंस का, उसे आप फॉरवर्ड करेंगे, और दूसरी कॉपी आप देंगे जहां आप सर्च करने जा रहे हैं उसके ऑनर और ऑक्यूपायर को। सिंपल, ठीक है। 5 हमारे हो गए सबसेक्शन, इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। 166 है अब नेक्स्ट। अब देखिए फर्दर 165 को ही आगे बढ़ाते हैं 166 और इसके ए बी, ठीक है। ये 1990 में ऐड हुए थे ए और बी। तो 166 क्या कह रहा है देखिए, व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। क्या कहता है देखो, फर्स्ट सबसेक्शन में देखो क्या कह रहा है। ऑफिसर इन चार्ज है एक पुलिस स्टेशन का, उसे करवाना है अब दूसरी जगह पे सर्च, यानी कि लिमिट से बाहर, तो वो क्या करेगा। अब इसमें मार्क करना आप वर्ड, इन द सेम और अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, थर्ड लाइन है ये, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है या डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट सेम स्टेट की नहीं लिखी है, इसका मतलब इंडिया की कोई सी भी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है। नहीं तो वो क्या लिखते, डायरेक्ट जो बनाया है, जिन्होंने ये सेक्शन लिखा है उसमें ये क्या लिखते कि सेम स्टेट का, लेकिन इन्होंने लिखा है इन द सेम और अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, आपको इस सेक्शन के सब सेक्शन के तहत पावर मिल रही है, ठीक है। तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले को, जो ये वाला बंदा है ऑफिसर इंचार्ज, अनदर वाले को बोल देगा कि भाई मेरे बिहाफ, मेरे लिए आप ये सर्च करवा दीजिए। पर्पज़ क्या होगा वहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि मेरी इन्वेस्टिगेशन में मुझे ये डॉक्यूमेंट या ये पर्सन का चाहिए, आप प्लीज़ जाइए और सर्च कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिमिट में पावर है, मेरे लिमिट में ये नहीं आती, ठीक है। तो फर्स्ट एक तरह से दूसरे ऑफिसर इंचार्ज को सर्च करने की पावर दे रहा है, ठीक है। और किसके कहने पे, फर्स्ट वाले पे, ठीक है। सेकंड सबसेक्शन देखिए,
अब जो दूसरा ऑफिसर है, सच ऑफिसर माने दूसरा, अनदर, यहाँ पे मैंने इसलिए अनदर यूज किया है क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। अनदर ऑफिसर जो है वो 165 के तहत, जो हम ये पढ़ के आए, 165 के तहत प्रोसीड करेगा। क्या मतलब होता है उसके तहत, यानी कि सबऑर्डिनेट को भेज सकता है, और ये वाली पावर हैं और ये वाली पावर हैं, इसीलिए लिखते हैं 165 के जैसे। और जो भी आप उसे चीज़ मिली अनदर वाले को, वो आपको दे देगा। फॉरवर्ड द थिंग फाउंड टू द ऑफिसर जिसकी रिक्वेस्ट पे, एट हुज रिक्वेस्ट द सर्च वाज मेड, जिस पे दूसरे वाले ने पहले वाले के रिक्वेस्ट पे सर्च किया था, उसे दे देगा, भैया लो ये मुझे मिला है, सर्च जो हुई है, या पर्सन या थिंग जो भी है। ठीक है, अब देखिए सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है और फॉरवर्ड लेके जा रहा है। क्या कंडीशन की, कि मान लो उस केस में देरी हो जाएगी अगर दूसरे वाले की परमिशन ली, इस अनदर वाले की परमिशन अगर ली तो थोड़ी देरी हो सकती है। एविडेंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, छुपाए जा सकते हैं। तो ये वाला, पहले वाला यहाँ पे तीसरी पावर दे रहा है सबसेक्शन में, खुद जाकर भी सर्च कर सकता है 165 के जैसे। ठीक है, ये पूरे सबसेक्शन 3 में है कि whenever there is a reason to believe that delay occasioned by requiring an officer in charge of another police station to cause a search to be made might result in evidence of the commission of an offence being concealed or destroyed, it shall be lawful for him to making an investigation to search or cause to be search। ठीक है, सिंपल ये लिखिए। फोर्थ में देखिए, फोर्थ सबसेक्शन में क्या कहता है कि अब जो है नोटिस दिया जाएगा, जो ऑफिसर कंडक्ट करता है सर्च, किस में, तीसरे में, यानी कि पहले वाला जो किया, सर्च किया, वो नोटिस देगा किस किस को, अनदर वाले को, इसको, भैया मैंने आपकी लिमिट में ऐसे ऐसे सर्च करना है, साइमल्टेनियसली चलता है ये नोटिस। और दूसरा देगा 100 सेक्शन 100 के तहत, यानी कि कोई मान लो 100 में जो पावर है सर्च की वो 100 में बताई है, उसके तहत आपको जो जो सामान बरामद हुआ, कोई लिस्ट बनानी आपको पड़ेगी। ठीक है, लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी 100 में। दूसरी चीज़ ये बताई है इसमें। और तीसरी चीज़ बताई है कि जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, उसको आप कॉपी भेजोगे 1 और 3 के तहत 165 में। ठीक है, समझ में आया क्यों? क्योंकि 165 वाली पावर हमने यूज़ की ना, सबऑर्डिनेट भी जा सकता है ये, तो यहाँ पे भी आपने मान लो डिले हो रहा था, अब आपने सबऑर्डिनेट भेज दिया, उसकी सारी रिपोर्ट जो है यहाँ पे आ गई 4th सबसेक्शन में कि मजिस्ट्रेट को आप भेजोगे। तो ये 3 पॉइंट्स में मैंने ऐसे ही लिख दिया, मेंशन किए हुए हैं इसलिए मैंने अलग अलग, ताकि समझ में आए कि दूसरे ऑफिसर को नोटिस 100 में लिस्ट बनाई जाएगी, मजिस्ट्रेट को 1st और 3rd के तहत कॉपी जो है सेंड की जाएगी, जो भी आपने रिकॉर्ड वहाँ पे बनाया है। ठीक है, सिंपल है। और 5th में देखो क्या कह रहा है कि जो ऑक्यूपायर या ओनर था, अगर वो एप्लीकेशन दे तो उस रिकॉर्ड की कॉपी जो 4 में मजिस्ट्रेट वाली, देखो ये मैंने हिंदी में लिख दिया इस नोट्स में, मजिस्ट्रेट वाली जो कॉपी है, यानी कि ये यहाँ वाली, यानी कि कौन सी, 3 और 1 वाली, तो वो भी जो है दोनों आप ऑक्यूपायर और ऑनर को दे सकते हैं, उसे एप्लीकेशन डालनी होगी। ठीक है, तो ये हमारे 5 हो गए हैं, इम्पॉर्टेंट है 165 और 166। ओके, उसके बाद है देखो 166A और B, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको इनका नॉलेज ज़रूरी है। 166A बात करता है कि अब आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सर्च है वो करवाना है बाहर, इंडिया से बाहर। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब आपको बाहर, इंडिया से बाहर अगर कोई एविडेंस ऐसा चाहिए जो अवेलेबल है बाहर, तब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट डलता है कहाँ, बाहर के देश में, जहाँ की उनकी अथॉरिटी या कोर्ट जो भी वो इस्टेब्लिश करते हैं
उनके वहाँ डलेगा कि प्लीज़ आप जो है, अब वो पुलिस तो जाएगी नहीं वहाँ पे, तो वहाँ की पुलिस को बोल देगी कि प्लीज़ आप ऐसा ऐसा एविडेंस ले लीजिए और हम ये आपको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट ने ये इशू किया है और आप एग्ज़ामिन करके या कोई डॉक्यूमेंट करके उसका एविडेंस लेके हमें फॉरवर्ड कर दीजिए। सिंपल फर्स्ट वाले में पूरे सेक्शन में यही राम कहानी है। फर्स्ट का 166 का ए जो फर्स्ट पार्ट है, मेन प्रोविज़न है, इसमें यही बात लिखी हुई है। एक बार आप बेरेक्ट पढ़ लेना, क्योंकि मैं बेरेक्ट पढ़वा दूंगी तो उसका मेरी क्लास का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश में मैं इसीलिए आपको करवाती हूँ कि बेरेक्ट से तो आप पढ़ लोगे, बेरेक्ट तो आपके पास है, लेकिन इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझ में आएगा तो आपको बेरेक्ट भी इजी लगेगा, इसीलिए मेरा मेन पर्पज़ यही है। तो आप एक बार बेरेक्ट पढ़ लेना। 4 पॉइंट यही हैं। कौन करेगा? आईओ और ऑफिसर, आईओ से ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ऊपर वाला ऑफिसर। क्यों करेगा भाई? एविडेंस जो हैं वो अवेलेबल ही आउटसाइड इंडिया हैं, इसीलिए क्या करेगा? इशू करेगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इन दैट कंट्री की फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। कंक्लूजन क्या होगा? वहाँ वाली अथॉरिटी आपको एविडेंस फॉरवर्ड कर देगी कि देखिए ये हमने एग्जामिन या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया है उससे। ठीक है, सिंपल। सेकंड कह रहा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वैसे ही ट्रांसमिट होगा जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है, रूल बनाती है। ओके, सिंपल है। थर्ड में कहता है एविडेंस जो है वो जो रिकॉर्ड होंगे वो माने जाएंगे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड हुए हैं। सिंपल है, ठीक है। 166 में है 166 का रेसिप्रोकल, यानी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आ रहा है दूसरे कंट्री से, यानी कि सपोज इंग्लैंड से आ रहा है कि हाँ भाई आप इंडिया में आया और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया, उसमें लिखा है कि हाँ आप हमारे जो एविडेंस हैं कुछ इंडिया में अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ ये हमारे लिए रिकॉर्ड या फिर एग्जामिन कीजिए पर्सन को। तो ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है? दूसरे कंट्री से। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। सिंपल है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, अपॉन रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब रिसिप्ट हो गई है आपको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया। 2 पॉइंट्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड कर देती है सीएमएम या सीजीएम को, मार्क कर लेना इसे, क्योंकि ये अथॉरिटी में है, इसीलिए पीटी में पूछ सकते हैं। वैसे ये दोनों सेक्शन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, केवल या तो ये आ सकता है कि कौन से में आउटसाइड इंडिया से आएगा या आप भेजोगे। तो ये ए बी तो आपको ध्यान रह जाएगा, पहले ये याद रखना, पहले हम भेजेंगे ए में, बी में वहाँ से आएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजी आपको याद रह जाएगी। उसके बाद फर्स्ट जो ये पॉइंट है सबसेक्शन का, इसमें बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी कि आप रिकॉर्ड करें स्टेटमेंट या फिर डॉक्यूमेंट को और थिंग को प्रोड्यूस करवाएं। और सेकंड में कह रहा है कि या भेज सकती है, और लिखा है या भेज सकती है पुलिस ऑफिसर को अंडर सबसेक्शन 1। ठीक है, जो फॉर इन्वेस्टिगेशन, जो फिर इन्वेस्टिगेशन इस तरह से करेगा जैसे वो ऑफेंस इंडिया में ही कमिट हुआ हो। ओके, सेकंड सबसेक्शन इसका कहता है कि जो भी एविडेंस लिए गए हैं बाय मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर, क्यों? क्योंकि फर्स्ट में तो मैजिस्ट्रेट को पावर दी और सेकंड में पुलिस ऑफिसर को ऊपर सबसेक्शन 1 में, तो उनको कहता है कि जो भी आपने एविडेंस कलेक्ट किए मैजिस्ट्रेट ने या पुलिस ऑफिसर ने, आप किसे फॉरवर्ड करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आगे किसे भेजेगी? इंग्लैंड को, मतलब आउटसाइड जो भी कंट्री है। हमने एग्जाम्पल इंग्लैंड का लिया था इसलिए मैंने बोला। ओके, तो बाहर वाले जो कंट्री को फॉरवर्ड कर देगी। तो हमारा ये ख़त्म हो गया है 166B तक। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।